Okay, so we have left on this particular slide. We were discussing how genes and chromosomes, both of them are following law of inheritance. Both are occurring in pairs. दोनों पेयर में होते हैं, चाहे वो आप जीन पेयर काउंट करो, चाहे वो आप क्रोमोसोम का पेयर काउंट करो. दोनों chromosomes as well as genes, they follow the law of segregation. Fine. So this particular picture is showing how chromosomes and genes, they follow the law of segregation. So this is a picture from the book. I have already told you. तो ये है क्रोमोसोम नंबर, सपोज एनी वन क्रोमोसोम नंबर, लेट इट बी कोई भी लगा लो 5. तो ये दूसरा 5 है, ये 7, ये 7. ये मैं रैंडमली बोल रही हूँ, ये नहीं कि ये पक्का 5 और 7 ही है. सो लेट इट बी दिस इज़ 5, ये उसकी दूसरी पेयर. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए. एंड आफ्टर G1 देर इज़ एस फेज जिसमें रेप्लिकेशन होगा. तो G2 में देर विल बी डबलिंग ऑफ द मटेरियल. क्लियर? सो ये पिक्चर क्लियर हो गई कि पहले सिंगल और बाद में डबल क्यों है, क्योंकि बीच में एस फेज आ गया. नाउ आफ्टर दिस आई फेज, सेल विल एंटर इनटू एम फेज. G1 S और G2 तक होता है ना आई फेज. तो देन सेल विल एंटर इनटू एम फेज. नाउ हेयर एम फेज इज meiosis. तो what will happen in meiosis anaphase 1? So this is chromosome 5, this is chromosome 5. आपस में ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस पेयर. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1. तो ये 5 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर. सपोज ये हमने 7 माना है, तो ये 7 इधर चला जाएगा, ये 7 इधर. इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11th वी हैव डन that how many metaphasic plates are formed in meiosis anaphase 1. So number of metaphasic plates are 2. So एक रफ सा जैसे हम ये देखें कि सपोज एक ये मेटाफिजिक प्लेट है और ये दूसरी मेटाफिजिक प्लेट है. यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 23 तक और यहाँ से लेके क्रोमोसोम 1 से लेके 23 तक. तो ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस पेयर्स. 1 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर. सो एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1 एक मेटाफिजिक प्लेट पे एक होमोलोगस एक क्रोमोसोम्स की लाइन है और दूसरे पे उसी के होमोलोगस पेयर की. सो ड्यूरिंग एनाफेज 1 ये सारे के सारे इस तरफ चले जाएंगे और ये दूसरी इनकी जो होमोलोगस पेयर की कॉपी है वो इस तरफ. सो दैट मीन्स एनाफेज 1 में देर इज़ नो डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर. वाई? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है. एज यू कैन सी हेयर दिस क्रोमोसोम इज़ हैविंग इट्स ओन सेंट्रोमियर. तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे. ठीक है. बट व्हेन दिस सेल विल एंटर इनटू meiosis 2, उसका एनाफेज, देन अब ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको यहाँ पे सोच लो. अब यह तो सिंगल सेंट्रोमियर है ना. सो देयर विल बी डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड वन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एज क्रोमेटिड विल मूव अप एंड वन विल मूव डाउन. सो दिस विल बी द रिजल्ट. एंड सिमिलरली इसका जो दूसरा पेयर है 5th का वो भी सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स कि एट द एंड जो meiosis का एंड रिजल्ट है दैट वी आर हैविंग फ्रॉम 1 सेल वी आर हैविंग 4 cells एंड जो from here from 1 cell we are having 4 cells and the ploidy मतलब उसमें जो amount of DNA है it is half of the first one. ठीक है. सो जर्म सेल्स में हमें पता है कि एक ही कॉपी जानी चाहिए, तो यू कैन सी सब में एक एक कॉपी है. सो दिस पिक्चर इज़ शोइंग दैट हाउ क्रोमोसोम्स दे आर फॉलोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बट इन दिस पिक्चर उसी क्रोमोसोम पे, किसी भी क्रोमोसोम पे उन्होंने जीन्स भी ड्रॉ करे हुए हैं. सो यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है. आफ्टर एस फेज उसकी डबलिंग हो गई. meiosis 1 में पेयर सेपरेट हो गया होमोलोगस, ये कोई दूसरा पेयर सेपरेट हो गया. ठीक है. बाय चांस है, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद दिस. ये ए इसका अलील नहीं है, राइट. तो आप यहाँ बी सोच लो या सी डी कुछ भी सोच लो. ये कंफ्यूजिंग है इस केस में, क्योंकि कोई सोचेगा कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है जी, फिर वो उसका डबलिंग हो गया एंड ऑल, तो ये 4 तो नहीं होने लगे ना. ठीक है. सो यहाँ ये है, यहाँ स्मॉल है, तो ये उसका एस फेज के बाद का रिज़ल्ट. एंड देन दिस इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर meiosis 1 एंड दिस विल बी आफ्टर meiosis 2. तो
इस पर्टिकुलर डायग्राम में यू कैन सी कि जैसे जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो वो जीन का पेयर भी सेपरेट हो रहा है. वाई बोथ ऑफ देम दे आर शोइंग पैरेललिज्म, घुमा फिरा के वही एक बात, बिकॉज जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. फाइन. तो दिस इज द बेसिक output that we get from chromosomal theory of inheritance, that both of them they are showing the parallelism because of this particular reason, that genes they are present on chromosomes. Fine. So similarly chromosomes they also show independent assortment. ये भी बुक का डायग्राम है. तो ये डायग्राम क्या बता रहा है कि जैसे क्रोमोसोम्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हैं, सिमिलरली वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फॉलो करते हैं. हाउ? नाउ सी दिस. ये क्रोमोसोम फिर से पीछे वाला क्रोमोसोम सपोज कर लो. ठीक. अब ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं. रेड वाला सेपरेट हुआ, येलो वाला सेपरेट हुआ. इन दोनों की सेपरेशन, ये होमोलोगस पेयर की सेपरेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं. ठीक. यहाँ पर एक नॉर्मल सा डिवीज़न दिखाया है कि सब कुछ सही हो रहा है. दैट दिस रेड इज़ डिवाइडिंग, similarly green is dividing, so at last we are having single copy. Similarly in this case. ठीक है. बट what is the difference? यहाँ आप देख सकते हो कि assortment is different. रेड के साथ इस टाइम पे ग्रीन चला गया. रैंडम होता है assortment तो. ठीक है. फिर यहाँ रेड के साथ रेड ही चला गया. ठीक है. अब इसको आप कैसे समझोगे? सपोज दिस इज़ क्रोमोसोम 5, दिस इज़ क्रोमोसोम 5, दिस इज़ 7 and 7. ये वो रेड वाला है, ये येलो वाला है, ये ग्रीन है. सपोज ये भी रेड जैसा ही लग रहा है तो इसको ऑरेंज मान लेते हैं. अब असॉर्टमेंट इज़ रैंडम. अगर इस 5 ने इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है सपोज़, और इस 5 ने इधर जाना है, तो इस 5 की सेपरेशन टोटली इंडिपेंडेंट है इससे. तो इस तरफ ये 7 भी जा सकता है और ये 7 भी जा सकता है. सिमिलरली इस तरफ ये 5 भी जा सकता है और इस तरफ ये 5 भी जा सकता है. तो इसकी सेपरेशन और इसकी सेपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ये 5 इधर जा रहा है तो यही 7 इधर जाएगा. नो, दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑफ सच काइंड. ठीक है. तो ये मतलब है इसका दैट दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. किसने दी, कब दी, क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि वो पैरेललिज्म शो करता है. तो आपको वो जस्टिफाई करना है, शो करो कि कैसे क्रोमोसोम्स दे फॉलो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सो दीज आर द डायग्राम्स. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन. मॉर्गन इज़ फुल नेम थॉमस हंट मॉर्गन. इसको क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम. ही वर्कड ऑन अ मॉडल इंसेक्ट नेम इज़ फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई इसका मॉडल था. इस इंसान का नाम क्या है? T.H. मॉर्गन. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ठीक है. जैसे मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट ही इज़ क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है उनको, बट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. फाइन. सो ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज. फ्रूट फ्लाइज का साइंटिफिक नेम लर्न करो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ठीक है. सो ही डिड सर्टन एक्सपेरिमेंट्स. वाई? टू प्रूव द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. ठीक है. सो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. मॉर्गन? दैट ही डिड सर्टन एक्सपेरिमेंट्स थ्रू विच ही एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फाइन. नाउ द रीज़न इज़ वाई ही हैज़ चोजन ड्रोसोफिला एंड नॉट एनीथिंग एल्स. इफ़ यू रिमेंबर, जब हम पी प्लांट का पढ़ रहे थे तब भी मैंने बोला था कि कुछ सेट रीजंस होते हैं दैट साइंटिस्ट दे यूज़ अ पर्टिकुलर एनिमल मॉडल. बताया था मैंने पहले भी. तो वैसा ही रीजंस इसके भी हैं. ड्रोसोफिला वॉज अ सूटेबल मटीरियल फॉर जेनेटिक स्टडी. वाई? बिकॉज इट ब्रीड्स वेरी क्विकली. क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 12 से 14 दिन, मतलब अबाउट 2 वीक्स. सो जस्ट आफ्टर 2 वीक्स ही वॉज एबल टू नो वट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है. देन इसकी ब्रीडिंग दिस कैन बी डन थ्रू आउट ईयर. कभी भी ब्रीडिंग करा सकते हैं. एक तरीके का कंटिन्यूस ब्रीडर है ये.
Then in one cycle of breeding it can produce hundreds of progenies per mating. ठीक है, हर रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन्स बना देता है, हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाता है. सो उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो डेटा कलेक्शन और डेटा पे स्टैट्स यू अंडरस्टैंड ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा के डेटा पे रिजल्ट्स इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं. सब जब भी हमें कोई एक्सप्लेन करनी होती है चीज़, तो वी डोंट डू द एक्सपेरिमेंट ऑन 10-15 पीपल और पॉपुलेशन, वी गो फॉर ह्यूज नंबर, ताकि एक फ्रूटफुल कुछ ऑथेंटिक सा रिजल्ट निकले. फाइन. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ड्रोसोफिला कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम. लैब में इसको बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है. यू कैन सी ये छोटे छोटे बॉटल्स हैं, वायल्स, जिसमें ये ड्रोसोफिला ग्रो किए हुए हैं. एक और इसका प्लस पॉइंट जिसकी वजह से ही हैज़ चोजन दिस, हेयर मेल एंड फीमेल फ्लाइज they can be easily distinguishable. As you can see here, this one is male, ये इसका क्रोमोसोम पैटर्न दिखाया है X and Y, and this one is female. और जब कभी हम मेल एंड फीमेल को सिर्फ देखकर पहचान पाएँ, we have done a term known as sexual dimorphism. ठीक है, sexual dimorphism कॉकरोच वाले चैप्टर में भी किया था इसको. So you can separate the organism into two morphological structures on the basis of outer structure and divide them into two sexes. So that is sexual dimorphism. Then it has many hereditary variations that can be seen with low power microscopes. इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो वेरिएशंस आती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई पावर कुछ माइक्रोस्कोपिक या डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है. Results can be easily viewed. So these are some of the reasons, and you have to note them down, that why Drosophila was selected by Morgan for his experiment. ठीक है. Now next, a very important topic under this, कि when Morgan was doing his experiment, he came across a fact जो कि मेंडल ने स्किप किया या उस टाइम पे उसके कम अक्रॉस ही नहीं हुआ. दैट इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, वहाँ पे भी हमें रिकॉम्बिनेशन मिला था, नए कॉम्बिनेशन मिले थे. 9:3:3:1. 9 बिल्कुल डोमिनेंट पेरेंट, 1 बिल्कुल रिसेसिव पेरेंट, लेकिन जो बीच में 3:3 रेशो थी वो क्या थे, नए कॉम्बिनेशन. सो मेंडल वॉज हैविंग लिटिल बिट आइडिया कि व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन, और पॉसिबल वो होती भी है, वो वेरिएशन भी है, बट ही हैज़ नॉट कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग, लिंकेज. और ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा इसमें आगे चल के मैं बताऊँगी व्हाट इट इज़. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिंकेज. ठीक है, सिंपल मतलब इंग्लिश का लिंकेज. लिंकेज मीन्स ज्वाइंड. ठीक. सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस इन क्लास. सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेट इट बी, हम इसको ले लेते हैं. अरे हाँ, एक और पॉइंट रह गया. इट इज़ नॉट मैंशनड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड that why Drosophila was chosen. You have to mention one more point here, that the chromosomes, the number of chromosome in Drosophila, that was also less, 4 pairs. मतलब टोटल सिर्फ 8 क्रोमोसोम्स हैं Drosophila के, and it's very easy to study 8 chromosomes, जबकि P में तो 14 थे, तो इसके तो P से भी कम है. तो वो पॉइंट भी यहाँ पर we have to mention. ठीक है. Now next, what is the meaning of linkage and how we can come across this particular topic. See, number of chromosomes in each cell. How many number of chromosomes in each cell? कितने number of chromosomes हैं हमारे? 46, जिसको हम बोल देते हैं 23 pairs. ठीक है. सेकेंड, जो number of genes हैं हमारे, जो roughly, ठीक है, इट इज़ अबाउट 25,000 to 30,000. ये 2 कंसेप्ट बता दिए कि हमारे
हमारे हर सेल में अबाउट 46 क्रोमोसोम्स हैं और टोटल हमारे जो जीन्स हैं वो हैं लगभग 25 to 30,000। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में से एक चीज़ हमारी बाहर निकली थी एज अ रिज़ल्ट दैट जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को क्लब कर दो, जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का नंबर 46 है और जीन्स का नंबर 25 to 30,000 है। क्रोमोसोम कम है और जीन्स ज़्यादा। सो व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? दैट मीन्स मोर देन one gene is present on same chromosome। ठीक है, तो ये निकली बात कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसमें सिर्फ एक जीन नहीं है, इसमें बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, सो सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये दूसरा क्रोमोसोम है नंबर 1, तो इसके सामने भी जीन्स होंगे। अगर ये होमोलोगस पेयर है तो लगा लो, इधर टी है, इधर ए है, सी है, कुछ भी लगा दो, फाइन। तो ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हों, व्हाट डू वी कॉल देम? दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। ठीक है, सो जीन्स विच आर present on same chromosome, what do we call them? linked genes। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46, फार लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ जीन्स, एंड वी हैव जस्ट स्टडीड दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। सो इन तीनों को अगर क्लब करते हो तो दिस का रिज़ल्ट ये निकलता है कि सेम क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स होंगे। ज़्यादा चीज़ों को कम में अगर अकोमोडेट करना है, बच्चे ज़्यादा हैं, क्लासेस कम हैं, तो हर क्लास में एक बच्चा तो नहीं जाएगा ना, बहुत सारे बच्चे जाएंगे सेम क्लास में। सो ऑल दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं ऐसे जीन्स की बात नहीं कर रही हूँ कि ये टी और टी लिंक्ड है, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर यहाँ हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, सो दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। लेकिन अभी हमारा कंसेप्ट क्या है? लिंकेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज? लिंकेज मीन्स दैट दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कुछ भी लगा सकते हो, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, so the ability of these genes to be inherited in the same way, same sequence, same pattern as it is to the next generation। क्लियर? जैसे कि हम ऐसे कर रहे हैं कि ये TAC है, DEB, अब ये दोनों होमोलोगस पेयर हैं। जब ये एनाफेज में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, यही करते हैं ना। इसका मतलब ये जो जीन्स हैं ये सारे इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा, ये इकट्ठे इधर जाएंगे, ये इकट्ठे इधर जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? लिंकेज। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज? एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड एज इट इज़ इन द सेम सीक्वेंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई लिंकेज। लेकिन अगर ये जीन्स ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो क्या वेरिएशंस होंगी? नो, तो वेरिएशंस बहुत कम होंगी। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही सेम चीज़ आगे की चलती जाएगी तो दे विल बी नो वेरिएशंस और वेरी लेस वेरिएशंस। तो इससे एक ये कंसेप्ट कम समझ आता है आगे कि नो डाउट मैक्सिमम चीज़ें लिंक्ड हैं। ठीक है, बट लिंकेज is of two types, one is complete and one is incomplete। ठीक है, अब सपोज ये टॉपिक इतना सही है बट ये बुक में बहुत उलझा हुआ लगता है। TAC
DEB। अब कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है? ऐसी लिंकेज या ऐसे जीन्स जिनके बीच में कभी वेरिएशन आ ही नहीं सकती। इसका मतलब कि वो दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? नया कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्रॉसिंग ओवर क्या था कि अगर ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है तो ऐसे नॉड जैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक रस्सी है, रस्सी में अगर आपके नॉड बनती है तो ही वो एक दूसरे के पार्ट को लग सकती है, ठीक है। सो कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है कि दो जीन्स जो इतने पास हैं उनके बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़ीरो हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिंकेज मीन्स व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर between the two genes is zero, when the frequency of crossing over between two genes is zero. Why? Because the distance is so small. T और A में हम नॉड तो नहीं बना सकते ना, बट T और B ये दोनों भी तो लिंक्ड जीन्स ही हैं क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पर है। बट अगर ये क्रोमोसोम ऐसी शेप ले ले, ठीक है, तो ये तो क्रॉस बन गया। तो हो सकता है T इधर चला जाए, B इधर चला जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दैट विल बी इनकम्प्लीट लिंकेज। सो इनकम्प्लीट लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? दैट इवन इफ देयर इज़ 1% फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, देन दैट लिंकेज इज़ इनकम्प्लीट। क्लियर? और ये सारा लिंकेज है, ये नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होनी है नहीं होनी है, ये डिपेंड किस पे करता है? एक सिंपल चीज़, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। डिस्टेंस दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि उन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी या नहीं होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो लिंकेज कम, ठीक है, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो लिंकेज ज़्यादा, ठीक है। इज़ इट क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कई बार, एक्सप्लेन करना लिंकेज। तो वो वेरी सिस्टमेटिकली अगेन इन द सेम पैटर्न कि पहले आप ये एक्सप्लेन कर दो कि हम इस कंसेप्ट तक पहुँचे कैसे कि लिंक्ड जीन्स होते क्या हैं। व्हेन यू एक्सप्लेन व्हाट आर लिंक्ड जीन्स तो फिर एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ लिंकेज, उसकी डेफिनेशन बताओ। अब अगर लिंकेज इतनी ज़्यादा रहेगी तो नया कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, वेरिएशन कैसे आएगी? इसका मतलब लिंकेज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इनकम्प्लीट भी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देन दोनों में डिफरेंस का मेन रीज़न क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी पहले लिंकेज का डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन्स दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि उनको एज अ ग्रुप ही जाना है तो ऑब्वियसली दो जीन्स की जो असॉर्टमेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर ये जा रहा तो ये भी जाएगा ही। तो लिंकेज इज़ नॉट शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज़। ये वो पॉइंट है जो मैं बोल रही थी कि मेंडल इसके अक्रॉस नहीं आया। अगर कहीं बाई चांस लिंकेज में वो फंस जाता मेंडल तो शायद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ ना बना होता या वो इस पॉइंट तक ना पहुंच पाता, ठीक है। सो एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं कि पी प्लांट में देयर आर 7 क्रोमोसोम्स एंड ही हैड सिलेक्टेड 7 ट्रेट्स। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है दैट एंड दोज 7 ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन 7 क्रोमोसोम। नो, इट्स रॉन्ग। Those 7 traits they are present on 4 chromosomes। मतलब मेंडल ने पी के सारे क्रोमोसोम तो पढ़े ही नहीं, उसने सिर्फ 4 पढ़े। और ये उसकी लक की बात है कि उसने जो ट्रेट्स चूज़ किए, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे और वो जो जीन्स उन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे थे वो इतनी दूर दूर थे। लिंक्ड जीन होने के बावजूद उनमें डिस्टेंस इतना था कि उनमें रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सपोज
ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ट्रेड्स हैं, ये 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज़ करो ये भी इधर प्रेजेंट है, ये इधर प्रेजेंट है, ये इधर सपोज़ कर लो। तो ये 5 6 7 ये तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा ना। तो फिफ्थ ट्रेड जो उसने चूज़ किया, सपोज़ वो यहाँ प्रेजेंट था, एक यहाँ प्रेजेंट था और एक यहाँ, ठीक है। तो इन 2 जीन्स में डिस्टेंस इतना है कि क्रॉसिंग ओवर हो पा रही थी, इसीलिए वो लिंकेज कंसेप्ट उसके सामने आया ही नहीं, एंड ही वॉज लकी फॉर दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच पर्टिकुलर फिनोमेना वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, दैट वॉज लिंकेज, ठीक है। और जहाँ लिंकेज है या लिंक्ड जीन्स हैं, टोटली लिंक्ड जीन्स, वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन जनरेशन इज़ नॉन पेरेंटल, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पेरेंट्स से मैच नहीं कर रही है, एक नया कम्बिनेशन दे रही है, दिस वी नो व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। सो हियर वी कैन सी दीज 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमोलोगस पेयर वाले। अब ये 2 जीन्स हैं ए बी, ये उनके एलील्स हैं। यू कैन सी यहाँ ए और बी कितने पास पास हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो कभी भी अलग होंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इतना कम है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकते। सो दे आर कम्प्लीटली लिंक्ड, बट हेयर ए एंड बी आर क्वाइट फार, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन टाइटली लिंक्ड एंड हेयर इट इज़ रिटन लूजली लिंक्ड। तो इसको आप कंप्लीट इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। सिमिलरली सी हेयर ए एंड बी कंप्लीट लिंकेज, बट बी सी या ए सी को अगर आप देखोगे तो उसमें तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया, पेरेंट्स से टोटल डिफरेंट। सो ए और सी इज़ शोइंग इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। नो लिंकेज नहीं लिख देना, लिंक्ड तो वो हैं ही, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बट वेदर दे आर कंप्लीट और इनकम्प्लीट दैट इज़ डिसाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स। फाइन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है क्रोमोसोमल थियरी क्या है, मॉर्गन का क्या इनपुट है, प्लस व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक इसके साथ और अटैच्ड है, द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय मॉर्गन, और वो काफ़ी लंबा होगा, तो आई विल टेक अ सेकेंड क्लास ऑन दैट, ठीक है। बट उससे पहले आप इस चीज़ को थॉरली एक बार रीड आउट कर लो फ्रॉम योर बुक एंड फाइंड आउट इफ़ एनी लाइन, स्टेटमेंट और वर्ड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर इट राइट अवे, ओके।